अध्याय 2 वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। अध्याय 2 का पहला टॉपिक है क्षेत्रफल सदिश। क्या है? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल जो होता है वो सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश है। इसमें परिमाण और प्लस दिशा दोनों होती है। परिमाण और दिशा कैसी होती है? दोनों होती है। अगर मैं किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ तो ए परिमाण होगा और इसकी कोई ना कोई क्या होगी? दिशा। मान लीजिए वो एन कैप है, तो ये क्या कहलाता है? एक क्षेत्रफल सदिश। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल सदिश। अब ये जो डायरेक्शन है हम कैसे डिफाइन करते हैं? मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक वर्ग है। क्या है? वर्ग, और जिसकी लंबाई 4 4 और ये भी 4 और ये भी 4 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा इसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल जो होगा वो 4 गुना 4 अर्थात 16 होगा। तो इसमें ये जो निकल के आया है केवल परिमाण आया है। अब इसमें दिशा भी और होती है। तो हम क्या जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो सदिश राशि होती है। तो हमें क्या चाहिए? दिशा भी चाहिए। तो अगर हम कोऑर्डिनेट के रूप में तोड़ें तो ये होता है हमारा आई और ये होता है जे। क्या होता है? ये आई और ये जे। अगर ये इसी डायरेक्शन में हो तो ये तो हो जाएगा आपका आई और ये हो जाएगा आपका जे, और क्षेत्रफल की जो सदिश होगा वो क्या कहलाएगा? 4 जे क्रॉस 4 आई। या पहले आई लिख लीजिए, आई क्रॉस, और ये हो जाएगा आपका जे कैप। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल, या ए वेक्टर लिख देता हूँ। अब ये जो हमारा है ये 216 हो गया, आई क्रॉस जे, और ये क्या बताता है? के डायरेक्शन। जो हमारा ये क्षेत्रफल बना है इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? के डायरेक्शन में है, अर्थात लंबवत ऊपर की ओर है। अब ये जरूरी नहीं है कि लंबवत ऊपर की ओर हो सकता है नीचे भी हो सकती है। क्या? मान लीजिए कि कोई एक पार्ट पर्चा है इस तरह का और उसके ऊपर भी लाइन खींच सकती है और उसके अंदर भी, अर्थात इस बिंदु के ऊपर निकलती हुई भी हो सकती है दिशा, और उसके, तो यहाँ अगर मैं पॉइंट मानता हूँ तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ ऐसे होगा, ऊपर की तरफ, और अंदर की तरफ ऐसे होगा। तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है और दोनों ही क्या होते हैं? सत्य होते हैं। चाहे हम -16 के लिख दें तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये। अब ये क्या होता है? जो हमारा पृष्ठ है ये क्षेत्रफल है, तो वो तो 16 आ गया। दिशा इस क्षेत्रफल के लंबवत ऊपर की ओर होती है। कैसी होती है? लंबवत ऊपर की ओर, बाहर की तरफ निकली हुई या अंदर की ओर निकली हुई। तो इसको, जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है, इसको बोला जाता है ओपन क्षेत्रफल सदिश। कैसा बोला जाता है? ओपन क्षेत्रफल सदिश। अब इसको ओपन क्यों बोला गया? कि आपका जो वर्गाकार था कैसा था? वर्गाकार। ठीक है। जब वर्गाकार था तो इसका क्षेत्रफल सदिश एक ऊपर की तरफ होगा और एक ही अंदर की तरफ, अर्थात डायरेक्शन मान लीजिए ये के है तो के डायरेक्शन एक तो प्लस की होगी और अंदर की तरफ माइनस के
अंदर की तरफ होगी, ऐसे रिप्रेजेंट होगी। तो इसका मतलब है कि ये सर्किट जो है ओपन सर्किट है। अब क्लोज सर्किट कैसे होते हैं? क्लोज्ड क्षेत्रफल सदिश, ये कैसे क्षेत्रफल सदिश होते हैं जी? जैसे आपका एक गोला है, क्या है? गोला। गोला चारों तरफ से बंद होगा। गोला चाहे गेंद होती है, गेंद का जो पृष्ठ है वो एक क्लोज्ड होता है। क्या होता है? क्लोज्ड। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है सिर्फ एक होगा, इसका जो ओपन होंगे उसके दो होंगे। मान लीजिए ए वेक्टर है तो हम लिखेंगे ए, इसका अगर क्षेत्रफल ए एरिया मान रहे हैं तो ए के कैप हो जाएगा और ए ये प्लस कैप, ये दो एरिया होंगे इसमें। परंतु जो हमारा ओपन होगा इसके पृष्ठ तो दो होंगे। देखो एक पृष्ठ इधर की तरफ है और एक पृष्ठ, इसमें भी पृष्ठ कितने हैं? दो ही हैं, एक ये और एक ये वाले। दो पृष्ठ हैं अंदर और बाहर गोले के। परंतु इसमें होता क्या है कि ये जो हमारा गोला है बाहर वाले पृष्ठ पर ही लंबवत होता है। अर्थात अगर मैं इसमें छोटा सा पार्टिकल हूँ तो ये जो क्षेत्रफल सदिश है वो उस क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर होगा। क्या होगा? लंबवत बाहर की ओर होगा। ओपन क्षेत्रफल सदिश में माइनस उधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, दोनों ही सत्य है। जबकि क्लोज क्षेत्रफल सदिश में गोले का जो हमारा क्लोज होता है इस कारण सिर्फ इसका जो हमारा क्षेत्रफल सदिश डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, अंदर की तरफ नहीं होगी। ठीक है। अगर हम किसी भी क्षेत्रफल सदिश को निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? सपोज कीजिए कि कोई क्वेश्चन है आपके पास में, तो उसका क्षेत्रफल सदिश आपको निकालना है। मान लीजिए ये x, ये y और ये z। ठीक है। इसमें हमने एक ये प्लेन बना लिया और हम ये यहाँ से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम पूछ रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इस वाली छड़ से इस पर परपेंडिकुलर डाल लेंगे और इस वाली छड़ से इस पे परपेंडिकुलर डाल लेंगे। तो मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ये तो हो जाएगी बी, जेड डायरेक्शन में है तो ये होगा के कैप, और ये वाला क्या है आपका ए, तो ये इसके पैरेलल होगी तो ए और ये आई कैप। इसका जो परिणामी है ये वाला वो निकल के आएगा ए आई कैप प्लस वी के कैप। और ये क्या है हमारी, इसे मान लीजिए सी, तो ये हो जाएगा सी और ये जे कैप। तो हम अगर इसका क्षेत्रफल सदिश निकालें, क्षेत्रफल सदिश निकालें अर्थात ए वेक्टर निकालें, तो ए आई क्रॉस ए आई प्लस बी, और ये इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल सदिश निकाल सकते हैं। ठीक है। ये था आपका क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। और ये जो क्षेत्रफल सदिश होता है दो तरह के पृष्ठ होते हैं, एक ओपन पृष्ठ और एक क्लोज पृष्ठ। जो ओपन पृष्ठ होता है उस पर क्षेत्रफल सदिश ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ क्षेत्रफल सदिश होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ओपन सरफेस पर जो हमारे लंबवत सदिश होंगे, लंबवत एक डायरेक्शन होगी, दिशा अभिलंबत होगी, वो दो होंगी, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। दूसरा जो क्लोज सर्किट होते हैं उसमें सिर्फ कितनी अभिलंबत जो होती है डायरेक्शन वो ऊपर की तरफ होती है, उस पृष्ठ के, चाहे वो बिंदु है, बिंदु के उसके लंबवत ऊपर की ओर होती है।
ठीक है, ये था हमारा क्षेत्रफल सदिश। उसके बाद में आता है घन कोण। घन कोण किसे कहते हैं? घन कोण के लिए हमने एक गोला ले लेते हैं। क्या ले लिया? गोला। ठीक है, इस गोले पर एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया। हमने क्या ले लिया? एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया कि पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया। मान लीजिए वो क्या है? डी ए है। इसका नॉर्मल सदिश मतलब इसके लंबवत क्षेत्रफल तो वो क्या है? एन कैप। क्या है? एन कैप। अर्थात डी ए और ये क्या है? एन कैप बाहर की तरफ। तो हमारा धन कोण जो होता है, अगर मैं इसको क्षेत्रफल को क्या कर दूँ? इससे मिला दूँ पृष्ठ से, ये उसकी क्या होगी? त्रिज्या। तो ये जो एंगल बन रहा है डी ओमेगा, ये क्या कहलाता है? घन कोण। तो कहने का मतलब ये है कि कोई गोला है, क्या है? गोला, और उस गोले पर आप छोटा सा कोई पार्ट ले लीजिए और उस पार्ट को केंद्र के सिरों से, उस गोले के अंतिम सिरों को किससे कर दिया? कि केंद्र से मिला दिया। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका घन कोण कहलाएगा। क्या कह सकते हैं कि जिस तरह आपका तरबूज होता है और तरबूज में क्या करते हैं? एक फाँक काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं, और ये उसका क्या सेंटर है। तो ये तरबूज वाला जो हिस्सा जो कटा है, तो ये क्या कहलाता है? उसका घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? घन कोण। घन कोण का जो मात्रक होता है हम डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आर और ये भी आर होता है। ये जो डिपेंड करता है घन कोण डी ओमेगा क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती तथा जो बीच की दूरी है मतलब त्रिज्या है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा उतना ही आपका घन कोण का मान बढ़ता जाएगा। सपोज कीजिए कि क्षेत्रफल आपका इतना हो गया तो घन कोण का एंगल भी इतना हो गया, अर्थात घन कोण भी बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि घन कोण डी ए और ये हो जाएगा इतना, और डी ओमेगा इक्वल टू के और डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और जहाँ के बराबर 1 तो डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इतना सूत्र आ जाता है घन कोण का। अब इस घन कोण का जब सूत्र आ जाता है तो हम मानते हैं गोला है, हमने तो छोटे पार्ट के लिए निकाला है। गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए, गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम संपूर्ण कोणीय a का मान कितना निकला? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 पाई। इतना हो जाएगा 4 पाई। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ रहा है उसका क्या है? मान भी बढ़ रहा है घन कोण का। अगर पूरे क्षेत्रफल को काट दिया जाए तो यहाँ पर जो कोण एंगल बनता है वो कितना बनता है? 4 पाई बनता है। ये था आपका घन कोण। जो घन कोण है, घन कोण का मात्रक वो होता है स्टेरेडियन, और जो हमारा खाली कोण का मात्रक होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, कोण का मात्रक रेडियन होता है। ठीक है, आपको याद रखना है
कोण क्या होता है? दो किरणों के बीच, दो किरणों के बीच जो बीच में से हों, एक ही पॉइंट से दो किरणें निकलती हों, और वो जो एंगल होगा वो आपका क्या कहलाता है? कोण कहला रहा है। जबकि स्टेरेडियन कोण क्या है? कि कोई गोला है, 3D, ये 3D की कोई भी वस्तु हो सकती है, काट के उसकी फाँक निकाल दी गई तो उसके केंद्र पर जितना भी डिग्री का एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? उसका घन कोण कहलाएगा। उसके बाद है वैद्युत फ्लक्स। अब ये वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स, हमने वैद्युत पढ़ा था, ठीक है। वैद्युत, आप वैद्युत फ्लक्स पढ़ोगे, आगे मैग्नेटिक अर्थात चुंबकीय फ्लक्स पढ़ोगे, ठीक है। जैसे ही वैद्युत फ्लक्स है वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स भी होगा, ठीक है। यहाँ पर हम जो वैद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा कि कोई भी एक पृष्ठ है इस तरह का, इससे क्या हो रही हैं? चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं अर्थात वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही हैं और बाहर की तरफ निकल रही है। तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। अब वैद्युत फ्लक्स तो कहला रही है, अब ये डिपेंड कैसे करती है? जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है, मान लीजिए कोई भी ऐसे और यहाँ से निकल रही है, हमने एक छोटा सा पार्ट नोट निकाल लिया, यहाँ से एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया, उसका मान दिया dA। क्या लिखा? dA। तो क्षेत्रफल क्या बना उसका? dA बन गया। अब ये क्या है हमारे? E। क्या बन रही है? E। अगर मैं इसका आपसे क्षेत्रफल सदिश पूछूं तो क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा? तो क्षेत्रफल सदिश भी ऐसा ही होगा, अर्थात उसकी डायरेक्शन भी इधर की ओर होगी, अर्थात इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों वेक्टरों का अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और एरिया dA का डॉट प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यदि इस थीटा डिग्री का कोण बनाए, अगर मान लीजिए कि आकृति ऐसी हो कि थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए, ऐसे ना करके ये ऐसे हो, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे जाएगा। ये ऐसे है और ये dA ऐसे है और ये आपका E ऐसे है। हमें क्या करना है? ये थीटा एंगल है, तो यहाँ से जब हम इसको तोड़ेंगे तो dA cos थीटा में तोड़ेंगे, तो ये बन के आता है, जब किसी एंगल पर होता है तो phi = E dA cos थीटा, तो E d phi cos थीटा, ठीक है। तो जब ये d phi cos थीटा होगा, ये पूरा, अब हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालें, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो phi = ये स्मॉल के लिए निकाला था, d phi कर लेते थे, ये phi करेंगे तो क्या होगा? E cos थीटा, E cos थीटा, E भी कांस्टेंट रहेगा और एंगल भी
कांस्टेंट रहेगा, परंतु क्षेत्रफल ही बढ़ेगा। इसलिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से, और ये हो जाएगा आपका dA, और ये बना E इक्वल टू कॉस थीटा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो सॉल्यूशन आया A, अर्थात फाई इक्वल टू EA कॉस थीटा। ये क्या आ गया आपका वैद्युत फ्लक्स का सूत्र। ठीक है, अब वैद्युत फ्लक्स की कंडीशंस हैं, अब उन्हें देख लीजिए क्या कंडीशन है। पहले सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो थीटा आया है वो वैद्युत और क्षेत्रफल सदिश का बीच का एंगल है। कैसा है, बीच का एंगल है। तो नंबर 1, यदि हमारी कोई रेखाएं ऐसे हैं, और किसी पृष्ठ से होकर गुजर रही है, ठीक है, कोई पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है और ये रेखा ऐसे जा रही है, तो इनका क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल सदिश V क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा dA, और E की डायरेक्शन भी यही होगी। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। ठीक है, अब ये 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो फाई इक्वल टू EA कॉस 0, अर्थात EA। तो उसका चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो EA ही होगा। क्या होगा, EA। यदि क्या हो जाए दूसरी कंडीशंस, पृष्ठ तो ये ही रहे ऐसे ही, और हम इन चुंबकीय फ्लक्स को ऐसे गुजारें, तो क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ, क्षेत्रफल सदिश की जो डायरेक्शन है वो तो ऊपर की तरफ, और E की ऐसे हो गई। तो एंगल जो बन गया वो 90 डिग्री बन गया। कितने डिग्री, 90। तो फाई इक्वल टू EA कॉस 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0, अर्थात फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कॉस इक्वल टू क्या निकल के आया, 0। अगले क्वेश्चन देखिए, इसी पे एक क्वेश्चन करा देता है। क्वेश्चन क्या है, एक क्यूब है, अर्थात घन है ऐसे, ठीक है भाई, और इससे ऐसे वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। वैद्युत वल रेखाएं ये गुजर रही हैं, तो हमें बताना है कि इसमें वैद्युत फ्लक्स कितना है। क्या है, वैद्युत फ्लक्स कितना है। पहले तो ये देखिए ये कैसा पृष्ठ है, क्लोज्ड पृष्ठ है। कैसा है, क्लोज पृष्ठ, चारों तरफ से एक बंद आकृति है। इसका जो नॉर्मल सदिश होगा, अर्थात क्षेत्रफल सदिश, इसका इधर की तरफ होगा, इसका नीचे की तरफ होगा, इसका इधर की तरफ होगा, और इसका इधर की तरफ होगा। ठीक है, मान लीजिए DA वेक्टर है, इसे भी DA वेक्टर मान लेते हैं, इसे भी DA वेक्टर मान लेते हैं, और इसे भी DA वेक्टर मान लिया। अब जो हमारा वैद्युत है वल रेखाएं हैं उसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो यहाँ पर वैद्युत वल रेखाओं की डायरेक्शन और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। यहाँ भी 90 डिग्री का, और यहाँ बनना है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और यहाँ जो बनना है थीटा इक्वल टू 180। अगर मैं निकालता हूँ पहले का, तो यहाँ निकलेगा
फाई इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है इसलिए 0। इसका निकालते हैं तो ये निकल के आता है फाई ए बी। क्या निकल के आया? ए बी। इसका निकालते हैं तो इसका निकल के आता है फाई इक्वल टू 0, अर्थात इसका निकालते हैं तो फाई इक्वल टू माइनस ए ई। क्या आएगा? ए ई। तो कुल फ्लक्स निकालेंगे, ए ई 0, ए ई और ये 0, तो टोटल क्या आया? 0। अर्थात किसी भी, ये निकल के आया सॉल्यूशन, किसी भी बंद पृष्ठ, किसी भी क्लोज पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाएं कैसी होती हैं, और जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। क्यों? यहाँ पर प्रवेश करने वाली जो रेखाएं हैं वो नेगेटिव मानी जाती हैं और जो बाहर निकल रही है वो पॉजिटिव मानी जाती है। ये एक दूसरे के लंबवत होती हैं, परंतु क्या है, इनका क्षेत्रफल नहीं बदल रहा है, यहाँ भी क्षेत्रफल नहीं बदल रहा है, सिर्फ एंगल बदल रहे हैं, और वो भी जब इनकी रेखा की संख्या नहीं बदल रही है तो वहाँ पर फ्लक्स क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल। ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मैं कोई ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल और, अगर मैं किसी पृष्ठ की बात करूँ, ऐसे पृष्ठ की बात करूँ तो ऐसे आएगा, इससे गुजरने वाली रेखाएं ऐसे होंगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। ठीक है, बाहर की तरफ निकलेंगी। मैंने बताया था कि अगर मैं इसमें देखता हूँ पृष्ठ बाहर निकल रहा है, इस पृष्ठ पर 2 क्षेत्रफल होंगे, एक ये, एक अंदर वाला दो बैक साइड का जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसका डी ए होगा। तो इस पर हम जो फ्लक्स निकालेंगे इस वाले पार्ट पर, तो निकल के आएगा ए ई माइनस के, क्योंकि एंगल जो बनेगा ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो एंगल बना पाई, अर्थात 180। ठीक है, अगर ये फाई इस वाले का निकालते हैं तो क्या बनता है? ए ई। तो कुल फ्लक्स जो होगा वो टोटल फ्लक्स, तो वो क्या बनेगा आपका? माइनस के ए ई और प्लस के ए ई बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो टोटल फ्लक्स क्या आता है? 0। तो किसी भी पृष्ठ से अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित नहीं हो रही है तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। हमने ले लिया, चलो हमने कोई गोला ले लिया, बंद पृष्ठ है, इससे जो गुजर रही है संख्या फ्लक्स, अगर मैं इसका फ्लक्स पूछूं तो इसका जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 फ्लक्स होगा। मान लीजिए कोई आवेश यहाँ रखा है बाहर, क्या रखा है? यहाँ आवेश रखा है प्लस Q, और यहाँ कोई गोला है, इससे ये किरणें निकल के बाहर जा रही है। तो इससे गुजरने वाली जो रेखाओं की संख्या है, वैद्युत फ्लक्स होता है, जब भी क्या होगा? 0 होगा। क्यों? एंगल परिवर्तन है। क्या है? एंगल परिवर्तन, यहाँ से यहाँ तक एंगल में परिवर्तन है। ठीक है, ये भी एंगल, तो इसका मतलब ये फ्लक्स क्या होगा? 0। तो किसी भी बंद आकृति के बाहर से गुजरने वाली रेखाओं की जो संख्या के द्वारा जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। क्या होगा? 0। उसके अंदर फ्लक्स जो होगा परिवर्तन वो क्या होगा? 0। आज यहीं तक, फिर अगली सेकंड पार्ट में मिलेंगे लेसन नंबर 2 के।